वेलकम टू लर्न टू ग्रो चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो CWC का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। CWC का एग्ज़ाम हुआ था सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जो कि था सैटरडे को 8 तारीख को। उसमें जो पैटर्न आया था वो बैंकिंग का पैटर्न था और IBPS ने कंडक्ट किया था। 2 शिफ्ट में ये पेपर हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट रही थी जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये जो तो आज हम इसका सेल्फ एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। आपको मैं बता दूं, अगर इसमें हम ये देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट थे। पहला जो था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी उसको डिटेल डिस्कस किया है, रीजनिंग। फिर उसके बाद था इंग्लिश और फिर मैथ और GA। तो ये जब हमने पहले भी मैंने बताया था कि ये जो PSUs के एग्ज़ाम होते हैं वो मोस्टली डिफ़िकल्टी बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जब ऐसे एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उनमें ये दिखाया जाता है कि अगर वो ये सिलेक्टेड एग्ज़ाम्स होते हैं, वन टाइम एग्ज़ाम होते हैं। और अभी लेकिन पिछले 2 साल से CWC ने हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, क्योंकि इस लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट के बाद वैकेंसीज इतनी आ गई है और अभी नए ऑफिसेज इसके बन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उनको पर्सन चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पे, पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे एग्ज़ाम था, सॉरी। और एग्ज़ाम का लेवल मैंने पहले भी बोला कि बहुत डिफिकल्ट रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो रीजनिंग थी सब्जेक्ट वाइज, अगर हम देखें तो रीजनिंग का जो पैटर्न था वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसमें जो पज़ल आई थी, पज़ल काफ़ी ज़्यादा, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट था, सर्कुलर बेस। फिर उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर वाली पज़ल आई। उसके बाद आया था एक पज़ल थी जिसमें बोला गया था कि जो हम बोलते हैं ना बॉक्सेस वाली पज़ल, वो थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 से 4, तो मैक्सिमम 4 पज़ल आई थी। 60 क्वेश्चंस थे और 40 मिनट्स का टाइम दिया था। इसमें सेक्शनल टाइम था। और इसमें स्लॉग्स और इनकल्ट की बात करें कि हमें लगता था कि ये जो है क्लर्क बेस पे आएगा, लेकिन ये अच्छा PO लेवल पे इस पर पूछा था। कोडेड स्लॉग्स थे। पहले कोड दिए थे, उनको सॉल्व करना था। फिर आंसर में भी कोड दिए थे, उनको सॉल्व करना था। ऐसे ही इनइक्वालिटी में आया था। इनइक्वालिटी भी कोडेड बेस आई थी, उसमें कोड दिए गए होते हैं, उनको सॉल्व करके फिर निकालना होता है। और हमारा उसके बाद आया था एक चैप्टर, वो एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और डायरेक्शंस से क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं था। तो इसमें अगर 60 में से अगर लोगों ने 50 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उनके लिए बेस्ट है, वरना जो लोग 45 तक भी करके आए हैं उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक्यूरेसी रही है 50 क्वेश्चंस की तो काफ़ी अच्छा उन्होंने कवर किया है। इसके बाद हम देखेंगे जो सेक्शन था वो था, इसके बाद का जो सेक्शन था वो था इंग्लिश की। अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ, इंग्लिश का जो पैटर्न था वो डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि जो कॉम्प्रहेंशन आया था, कॉम्प्रहेंशन था वो उसके 10 क्वेश्चन थे और 10 में से सारे ही क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आ रहा था। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट ना होने की वजह से लेंथी कॉम्प्रहेंशन में टाइम जा रहा था, और इसके लिए इसमें 40 क्वेश्चंस आए थे और इसका जो टाइम था वो 25 मिनट्स था। तो ये बहुत टाइम टेकिंग था, लेकिन पज़ल ईजी थी। जो पैराजम्बल जो था वो इजी था, एक बार में बनने वाला था। एक अगर रीड करेंगे तो 2 बार बन जाता, ऐसा बन जाएगा। दूसरी बात थी, इसमें ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन थे। ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन भी थोड़े से डिफ़िकल्ट आए थे, क्योंकि ये PO लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो
एक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन नहीं था, 5 स्टेटमेंट ली गई थी, उनमें से किसी में करेक्ट पूछा था कि विच इज़ करेक्ट द फॉलोइंग, एंड किसी में इनकरेक्ट पूछा गया था। ये क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप से क्वेश्चन आए थे, और वर्ड स्वैप के बाद जो था, वर्ड स्वैप ईजी था, कह सकते कि बन सकता था। क्लोज टेस्ट आया था। इस तरीके से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल डिफ़िकल्टी था। अगर जो बच्चा, जो भी एस्पिरेंट है, वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो काफ़ी अच्छा उसने अटैम्प्ट किया होगा। लेकिन अगर 40 में से मोस्टली लोग 32 तक क्वेश्चन करके आए, तो 32 का वेटेज भी ठीक है। विद एक्यूरेसी करना होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हम समझ सकते कि गलत हो ही जाते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि जब टाइम होता है तो टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कई बार बैठ नहीं पाता है, कि माइंड इतना पजल हो जाता है कि हमको समझ ही नहीं आता कि हमको इसको किस तरह से अटैक करना है। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था मैथ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का था। इसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ। इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई है, वो थी सबसे ज़्यादा आने वाली डीआई जो थी। 4 डीआई इसमें मैंने बोला था 4 से 5 डीआई आएगी। फर्स्ट जो डीआई थी, मेरा जो पेपर था उसमें डीआई से ही स्टार्ट हो गया था। तो और ये लोग करते भी ऐसे, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो इजीली अटेम्प्ट होंगे, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, वो ये लास्ट में देते हैं या फिर बीच में देंगे 41 के आसपास, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन इसमें भी थे, 40 मिनट्स का इसमें भी टाइम था। और इसमें मैं बताती हूँ, पहले एक आई थी जो डीआई थी, वो थी पाई चार्ट वाली डीआई। वो इजी थी, बन रहा था, जिसमें एंगल्स पूछ लिए, या फिर जिसका डेटा नहीं दिया है 5 में से दिया है तो 1 का डेटा निकालना था। तो इसके 5 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद आई थी एक टेबुलर वाली थी, जिसमें टेबल दी हुई थी, उसमें एक नीचे फुटनोट था। मेरी वो पूरी टेबल बन गई थी, मैं आपको बताऊं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैंने वो टेबल देखी और उसका फुटनोट नहीं पढ़ा, जब मैंने फुटनोट पढ़ा तो मैंने कहा अरे यार, इसमें जो क्यू की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और पी की वैल्यू कम थी। लेकिन मैंने क्या किया ना कि क्यू की वैल्यू को कम कर दिया और पी, इसीलिए मेरा निकल नहीं रहा था आंसर। वैसे मैंने पूरी टेबल बना दी थी, बस मुझे क्यू और पी का नेम चेंज करना था, वो मैंने नहीं किया था। तो इस वजह से मेरे 5 क्वेश्चंस मैंने नहीं कर पाए। इसके बाद थी बार ग्राफ वाली एक डी आई थी, वो इजी थी, अटैम्प्ट हो गई थी आराम से। स्पीड रखनी थी, उसमें डेटा काफ़ी ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि जब आपको टेबलर दिए थे 1 2 3 4 5 इनका डेटा निकालना होता है, डायरेक्ट नहीं दिया होता। तो बार ग्राफ वाली थी, एक केसलेट थी जिसमें आईसीएसई और सीबीएसई का डेटा निकालना था, और फिर उसके बाद उसको पूरा बनाना था। तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो इजी अटैम्प्ट थे वो छूट जाते। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक इजी थी। कुछ क्वेश्चन लेंथी थे, जैसे सीआई के और मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो भी क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंथी थे, तो उनको बनाने में टाइम लगा, तो मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन तो इन्होंने मेंसुरेशन से भी पूछा था, जिसमें क्यूब और कोन का डेटा निकालना था, वॉल्यूम बेस कुछ था। इसके बाद था हमारा नेक्स्ट था जो मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं पूछी, पर मैं आपको बताऊँ, इन लोगों ने मिसिंग नंबर सीरीज़ जो थी आईबीपीएस ने, वो इतनी डिफ़िकल्ट रखी थी कि डेटा निकल ही नहीं रहा था। आप कुछ भी करें, मल्टीप्लाई करें 0.5 को या 2.5 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस निकाला, पर बन ही रहा। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिए जो नहीं निकलते, जो बन रहे थे वो कर दिए थे। लेकिन 5 में से मुझे लगता है मैंने 2 या 3 ही अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन में से आप 60 अटैम्प्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रखा है इन लोगों ने। फिर थी हमारी अप्रोक्सीमेशन, वो मैंने लास्ट के 2 मिनट से भी कम टाइम में की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। और आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जब सेक्शनल टाइम दिया होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आपका माइंड पता नहीं किस पजल में या किस कंफ्यूजन में रहता है कि आप जैसे मेरा ये टेबुलर वाला था, आते हुए भी घर आके जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे वो हो जाता अगर मैं नाम चेंज कर देती तो। लेकिन ये बात मुझे घर आ गया है, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स हो जाता है, इस टाइम माइंड ही इतना पजल होता है कि आपको सारे क्वेश्चन करने का जुनून रहता है, और फिर ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है
कि मैथ्स में आप अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालते, आप एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं और उस आंसर के बेसिस पर आपको अपनी एक्यूरेसी पता चल जाती है। ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि हाँ, पेपर मैंने पहले भी बोला डिफ़िकल्ट था, तो कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद था जीए का जो लेवल था वो भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था। मैं आपको एक जो नॉर्मल चीज़ है वो बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जैसे IBPS कंडक्ट कर रही है तो हमें लगेगा कि बैंकिंग से क्वेश्चन आएंगे या इंश्योरेंस से या फाइनेंस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन तीनों का वेटेज कहूँगी ना के बराबर था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था जो इनसे रिलेटेड हो। हाँ, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंसी निकाली है आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज, 50% नॉलेज तो होना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे IBPS अगर एग्ज़ाम बना रही है तो जो लेवल पे वो एग्ज़ाम बना रही है तो वो ये देखते हैं कि किस बॉडी ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो ना करते हुए भी 3 से 4 क्वेश्चन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाल देती है कि वो सोचती है कि हम तो ईजी दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बच्चों की समझ है, एस्पिरेंट्स जो देखते हैं। उसके बाद जीके की बात करें तो करंट था, मोस्टली करंट था। आप लास्ट 3 मंथ, मैंने उसमें भी बोलता कि लास्ट 3 मंथ सफिशिएंट थे। आप 6 मंथ, आप क्योंकि आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 मंथ आप रेडी रखते हो, पर लास्ट 3 मंथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जैसे अगर एग्ज़ाम फैब में हुआ है तो फैब का डेटा ही वो पूछ रहे थे, फैब का डेटा भी उन्होंने पूछ लिया इनिशियल 2-3 डेज़ का। और जनवरी का वेटेज अच्छा था, दिसंबर का कुछ क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट फैब के कुछ क्वेश्चन इसलिए पूछे गए थे क्योंकि कुछ ऐसे करंट से रिलेटेड वो न्यूज़ थी, तो उस फैब की न्यूज़ इस फैब में पूछी गई है, आप ये देख सकते हैं। और जैसे मुझे 1-2 क्वेश्चन याद है, तो उसमें एक क्वेश्चन तो हाँ नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था नेशनल पार्क ये कहाँ पे है। एक क्वेश्चन जो था वो था अपने ये जो अभी पद्म विभूषण मिले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। मोस्टली एक्सपोनेंट्स पूछे थे कि ये किस फील्ड से हैं, या नाम दिया है तो ये क्या करते थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इनको ये अवार्ड दिया है, उन्होंने बताया कि ये हमने दिया है, लेकिन आप ये बताइए कि ये एक्सपोनेंट्स किस फील्ड के। और एक लास्ट क्वेश्चन एक जो था वो पूछा था रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड था कि उन्होंने शांति निकेतन बनवाया था। वो इसलिए क्योंकि यूनेस्को में उनकी जो शांति निकेतन है वो लास्ट ईयर जो है इंक्लूड किया था। तो ये कब बना था ये पूछा था, ऑप्शन भी थे। तो मुझे लगता है कि ये पता होना चाहिए कि अगर जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूछी गई है, बताई गई है, तो उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। मैंने बोला है कि गौरव गर्ग सर जो है स्टडी IQ के, उनके वीडियोस में मोस्टली न्यूज़ कवर होती है। और अगर आप उनके वीडियोस को फॉलो करते हो तो वो इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और वो PDF भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी वीडियो भी सफिशिएंट रहती है। या फिर आप अफेयर्स क्लाउड या बैंकर्स अड्डा की जो मंथली मैगजीन्स आती है आप उनको फॉलो कर सकते हो। करंट काफ़ी यहाँ से पूछा जाता है, ऐसे एग्ज़ाम्स में वहाँ से करंट फंस जाता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि बैंकिंग का पर्टिकुलर एग्ज़ाम देखा जाए या किसी और फील्ड का, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन इतने नहीं आते क्योंकि वहाँ का लेवल थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि चारों सब्जेक्ट में जो है, चारों सब्जेक्ट की बात करिए और चारों सब्जेक्ट में इन लोगों ने सारा पैटर्न ऐसा रखा है कि आप कुछ भी देखते हैं तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अच्छा लेवल रखा है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर कोई भी PSU कंडक्ट करवाती है या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिया जा रहा है जो वन टाइम होता है, जैसे
कोई भी पेपर जिसके 2 फेज़ उन्होंने नहीं रखे, तो 2 फेज़ वाले पेपर में क्या होता है, आपको उसमें उस एक पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, चांसेस बढ़ जाते हैं उस पेपर में सिलेक्ट होने के। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर ऐसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे एग्ज़ाम एनालिसिस चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो एसपीआई क्लर्क है उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है इन 15 डेज़, विद इन 15 डेज़। तो मैंने इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में सोचा है, और इसके जो मॉक है उनके भी हम प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, उनकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी अपने चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लर्न टू ग्रो। और इस चैनल पे आपको सारी ऐसे वीडियोस मिलेंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे आपके माइंड को बूस्ट करेंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उन वीडियोस से, क्योंकि मैं एक ऐसे एस्पिरेंट में से हूँ जो इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद भी उन एग्ज़ाम्स की सारी जो रूपरेखा है उसको समझ सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू very much.